टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे का। कल का लास्ट क्वेश्चन शायद हमने कर लिया होगा, लास्ट लाइन ही बची थी। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा वाले में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट लाइन बची थी। तो अब आप लिखो नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। simultaneous linear equations. Solution of simultaneous linear equations. मैट्रिक्स को यूज करते हुए मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। आपको मालूम है, अगर अपने पास एक जनरल लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये टू टाइप्स की टू लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, तो आपको मालूम है थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस हमने पढ़े अब तक, 10th तक भी पढ़े। कुछ कंडीशंस होती है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो इस केस में इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिनका आंसर पॉसिबल है, जिनको सॉल्व करने पर आंसर्स निकलेगा रियल नंबर्स के रूप में, और इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनका एक तरीका ये था, एक कंडीशन ये थी, सिमिलरली a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। इस केस में इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस फाइंड नहीं होंगे। पैरेलल लाइंस को ये रिप्रेजेंट करता है, आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी ये लाइंस। ठीक है, ये अपन ने तब 10th में पढ़ा हुआ है, वो चीज है ना। इसी तरह थर्ड टाइप आपने पढ़ा हुआ है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो ये कहलाती है कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये सब अपना 10th का पार्ट है। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कंसिस्टेंट कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इस तरह से अपन इसको डिसाइड करना जा रहे हैं। ठीक है, शुभम अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो तुम्हारा नेट चेक करो, बाकी और किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शुभम, हो सकता है कोई नेटवर्क तुम्हारा चेक करो एक बार। तो अब अपन, ये तो था आपका जस्ट आइडिया ना, अब अपन देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की हेल्प से अपन किस तरीके से चेक करते हैं इक्वेशंस को। ईशान क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्या क्लियर नहीं आ रहा है? वीडियो क्लियर नहीं है या आवाज क्लियर नहीं है? ईशान सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, ओके ठीक है, अभी करते हैं। तुम्हारा नेटवर्क सही आ रहा है उधर? यस सर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड।
ना और किसी को अब निशान आप क्लियर आया क्या कुछ? यस सर, अब सही दिख रहा है। ओके, और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, आवाज वॉइस में? शुभम क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है, अब चेक करते हैं आगे। नाउ अब आगे अपन मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। तो लिखो इसके ऊपर हेडिंग के रूप में क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, फर्स्ट रूल है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां में जब अभी ये लिखने के बाद एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि डिटर्मिनेंट ए से क्या मतलब है, कौन से मैट्रिक्स की बात अपन करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए से क्या मतलब है ना। पहले रूल्स लिख लो, फिर जब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का मतलब कौन सा मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 is not equal to 0, then the system of equations is called consistent. The system of equations is called consistent and has a unique solution. ये फर्स्ट रूल है। एंड सेकंड, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए और बी आपके एग्जाम्पल से क्लियर होंगे किसको डिनोट करते हैं, अभी सिर्फ रूल लिख लो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम is called consistent and has infinite solutions. ये रूल नंबर 2 है। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, सारे 0 नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को डिनोट करता है। एंड द थर्ड रूल इज इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स सारे नंबर 0 आ जाए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में आपको बोलते हैं, एक मिनट, एक इसमें करेक्शन करना, यहाँ पे इक्वल टू 0 करना थोड़ा सा, और यहां नॉट इक्वल टू 0 करना। देन द सिस्टम इज कॉल्ड inconsistent and has no solution. No solution, ठीक है, ये लिखो आप, फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको इसको बता दूं कि किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। ये एक बार लिख लो, फिर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये आपने सबने लिख लिया। अपन इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं कि इनका ए और क्या है, बी क्या है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, यूज मैट्रिक्स मेथड
matrix method to solve the following system of equations. System of equations 5x minus 7y is equal to 2, 7x minus 5y is equal to 3. ऊपर मेंशन है कि आपको इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व करना है. अब आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, 10th का मेथड यूज किया, आंसर निकाल दिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे. आंसर तो वही होंगे लेकिन ऑलरेडी इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग द मैट्रिसेस सॉल्व द इक्वेशंस. तो आप यहाँ पर 3 मैट्रिसेस फॉर्म करोगे. लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए में आपको लिखने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई. कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई फर्स्ट लाइन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन से. यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -7. तो इसकी मैट्रिक्स की लाइन 1 में 5 एंड -7, फर्स्ट लाइन में 5 एंड -7 क्या लिखोगे? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -7 है. ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट लाइन कंप्लीट. एंड द सेकंड लाइन के अंदर x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट -5, 7 एंड -5. ये अपना मैट्रिक्स नंबर 1. तो ए क्या डिनोट करता है? कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. ठीक है, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स अपन बनाएंगे x इज इक्वल टू विद इन कॉलम, सिंगल कॉलम में वेरिएबल्स x एंड y जिनकी वैल्यूज हमको निकालनी है, वो भी सिंगल कॉलम में. हमेशा अगर आपको 3 क्वेश्चंस हैं तो x y z आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस इधर काउंट कर लिया अपन ने, x एंड y ओनली. ये सेकंड मैट्रिक्स फिक्स. एंड द थर्ड मैट्रिक्स इज b इज इक्वल टू, कॉलम के अंदर कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू के बाद होनी चाहिए, दोनों साइड में, दोनों में इक्वल टू के बाद होनी चाहिए टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स सिंगल कॉलम में 2 एंड 3, सिंगल कॉलम में 2 एंड 3. ये इस तरह से आपको हमेशा 3 मैट्रिसेस फॉर्म करने हैं. ये डाउट, इसमें कोई डाउट? पहले 3 मैट्रिसेस जो मैंने फॉर्म किए ये क्लियर सबको? कैसे बनाए? ठीक है, मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट से, मैट्रिक्स ए में कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स एक्स में क्या ईशान कोई डाउट? यस सर. हाँ बोलो सर. अगर अपन 3 इक्वेशंस ले ले तो फिर b को भी तब भी वर्टिकली लेना पड़ेगा? बिल्कुल वर्टिकली. अभी मैं उसका भी एग्जाम्पल लूंगा. अगर 3 इक्वेशंस होंगी तो ये मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का होगा. इसमें x y z आ जाएगा, इसमें 2 3 और जो भी नंबर है वो आ जाएगा. वो भी अपन एक एग्जाम्पल आएगा आगे 3/3 का, वो भी करते हैं. बिल्कुल ठीक है. नाउ एनी डाउट? ओके सर. और कोई ये यहाँ तक के पार्ट में? चलो अब अपन लिखने जा रहे हैं द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज the given equations can be written as ax is equal to b. क्या मैंने लिखा? The given equations can be written as ax is equal to b. क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल कर दिया जाए, रफ में देखना, लिखना नहीं, तो अपने पास आया 5 - 7, 7 - 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 2 3. इस तरह से अगर मैंने लिखा तो मेरे को क्या मिलेगा? लाइन 1 को कॉलम 1 से इंटू करने पर 5 × x 5x - 7y क्या मिलेगा? इंटू करने पर 5x - 7y, 7 × x 7x -5 × y -5y. ये मिला प्रोडक्ट और इज इक्वल टू 2 3 तो है. अगर मैं इंटू कर दूं तो ये फॉर्म आ जाएगी
फिर इसको 2 के इक्वल करेंगे, इसको 3 के इक्वल करेंगे, तो आपकी ये ओरिजिनल इक्वेशंस वापस आ जाएंगी। इसलिए मैंने लिखा इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं। कैसे? ax इज इक्वल टू बी। ए कैसे बनाया? कोफिशिएंट से। x कॉलम में क्यों बनाया? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है वर्टिकली एक कॉलम में वेरिएबल्स को, और b भी रिजल्ट के रूप में वर्टिकली। एनी डाउट? ये लाइन क्लियर? ax इज इक्वल टू बी अपन ने लिखा। अब मुझे x निकालना है और मुझे मालूम है कि ये a अपॉन में नहीं जा सकता क्योंकि मैट्रिसेस को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये a यहां से अपन नीचे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन ने पहले पढ़ा था a को हटाने के लिए क्या करें? इसके आगे a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ax इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, दैट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। a पहले लिखा है तो a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। अब आपको याद है, मालूम है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा, रफ में देखो, a इनवर्स इंटू ax जब करोगे तो a इनवर्स इंटू a एक साथ, x बाद में, a इनवर्स इंटू a इज i इंटू x, और i इंटू x मतलब x हो जाएगा। जबकि आपको मालूम है a इनवर्स और a का प्रोडक्ट करने पर i आएगा, i को x से इंटू करोगे तो वापस x हो जाएगा। तो ये आपको शो नहीं करना है, इनका प्रोडक्ट करने पर आप ये समझो a और a इनवर्स कैंसिल हो गए, रिमूव हो गए, हट गए, इसीलिए अपन ने इनवर्स से इंटू किया था। तो यहां मुझे मिला दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a मर्ज हो गए, कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू मिला a इनवर्स b। ये इनका फॉर्मूले की तरह से आगे सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। एनी डाउट? यहां तक क्लियर? मैट्रिक्स फॉर्म करना और ये स्टेप तक x निकालना है मुझे। अब मैंने a इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले a इनवर्स निकालने के स्टेप्स याद कर लो। पहला स्टेप, डिटर्मिनेट की वैल्यू, अगर वो वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चले आगे। यहां तक क्लियर है सबको? नाउ अब हम निकालने जा रहे हैं डिटर्मिनेट की वैल्यू। डिटर्मिनेट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां से देखो 5 को -5 से इंटू करोगे, क्रॉस -25 तो ये हो गया। 7 को -7 से इंटू करोगे और साइन चेंज, ऊपर से नीचे गए -25, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ और साइन चेंज हुआ, +49। 5 इंटू -5 -25, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, -49 का साइन चेंज, और इनको प्लस सॉल्व करने पर क्या आया? 24। ठीक है, और ये आंसर 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे दैट इंप्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट। ये डिसाइड हो गया कि हम आगे इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको a इनवर्स निकालना है, उसका ये स्टेप क्लियर यहां तक। अब आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स, 4 कोफैक्टर्स, चारों कोफैक्टर्स। 2/2 में बहुत इजी है, आपको पता है 5 का कोफैक्टर -5, -7 का कोफैक्टर ये साइन चेंज, इसका कोफैक्टर -7, इसका कोफैक्टर +7, इसका कोफैक्टर इसका अपोजिट नंबर। तो 4 आंसर्स यहां लिखो। C11 5 का कोफैक्टर -5, C12 -7 का कोफैक्टर -7 साइन चेंज के साथ, C21 इस 7 का कोफैक्टर अपोजिट नंबर साइन चेंज +7, और इस -5 का कोफैक्टर अपोजिट नंबर 5, C22 इज इक्वल टू 5। ये 4 कोफैक्टर्स। एनी डाउट इन 4 कोफैक्टर्स में? पहले भी निकाला है, फिर भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? अब इनका मैट्रिक्स बनाना होता है और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होता है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिखो, एंड दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने पास आया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 1 2, ये दोनों एलिमेंट्स कॉलम में सीधा, -5 -7,
ये दोनों एलिमेंट्स डायरेक्टली कॉलम 2 में 7 एंड 5, ये एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेट ए कैलकुलेट किया, नॉट इक्वल टू 0 आया, ए इनवर्स एग्जिस्ट। कोफैक्टर्स निकाले, उनका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दिया डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए। अब फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकालते हैं ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, therefore now A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. तो ये आपका adjoint of A था और इनकी वैल्यू थी 24, तो A inverse is equal to 1/24 और ये साथ में क्या -5 7 -7 5, ये इनवर्स ऐसे निकालोगे। यहाँ तक क्लियर? अगेन एनी डाउट? ठीक है, तो क्या क्या किया पहले रिपीट, डिटर्मिनेट ए निकाला, कोफैक्टर निकाले, ट्रांसपोज करके सीधा एडजॉइंट निकाला, फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स निकाला। अब वो जो फॉर्मूला था वहां से चलो, आपने लिखा था कि बिकॉज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये लास्ट में अपना फॉर्मूला लिखा था, इसमें x की जगह पर आपने वैल्यू डाली, कौन सा मैट्रिक्स बनाया था, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आपने लिखा 1/24 -5 7 -7 5 एंड मल्टीप्लाई बाय बी। बी मैट्रिक्स जो था वो आप देख लो, बी मैट्रिक्स में नंबर्स लिखे थे अपने 2 and 3 कॉलम में, वो लिख दो। फॉर्मूला ये लिखा, इसके नीचे x लिखा, ए इनवर्स लिख दिया और b लिख दिया। अब अपन मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं मैट्रिक्सेस को, दैट इंप्लाइज x एंड y 1/24 रो वर्सेस कॉलम, लाइन 1 को कॉलम 1 से, -5 को 2 से, 7 को 3 से, -5 into 2 -10, 7 into 3 plus 21, लाइन 1 कॉलम 1। अब आता है लाइन 2 कॉलम 1, -7 को 2 से, 5 को 3 से, या -7 into 2 -14 plus 5 into 3 15, क्या गया? नाउ दैट इंप्लाइज xy 1/24, 21 में से 10 माइनस हुआ 11, 15 में से 14 माइनस हुआ 1, ये वैल्यूज। नाउ 11/24, 1/24 x की वैल्यू हो जाएंगी, y की वैल्यूज हो जाएंगी। नाउ x इज इक्वल टू 11/24, y इज इक्वल टू 1/24। ये आपके आंसर्स, यूनिक सॉल्यूशंस। ये इस तरह से आपका 2/2 का यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। डिटर्मिनेट ए 0 नहीं है तो सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। एनी डाउट? पूरा कंप्लीट। इन आंसर्स को आप इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हो, अगर ये वैल्यूज गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है तो आपके आंसर्स करेक्ट है। कैलकुलेशन ध्यान से, अभी ये 2/2 है तो इजी है, लेकिन जब 3/3 आएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है 3/3 का। 3/3 होगा तो आपको क्या क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेट की वैल्यू, 9 कोफैक्टर्स, उनका एडजॉइंट, फिर उस एडजॉइंट को से इनवर्स, फिर उस इनवर्स को बी से, ये सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें ना। चले आगे, एनी डाउट? कंप्लीट। ए समझ में आ गया, मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स बी कैसे बनाते हैं, और प्रोसेस क्या है लिखने का। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब 3/3 की इक्वेशंस हैं, यूज मैट्रिक्स मेथड अगेन, to solve the following equations. Use matrix method to solve the following equations. X plus 2y plus z is equal to 7.
x plus 3z is equal to 11, and third equation is 2x minus 3y is equal to 1. ये 3 इक्वेशंस हैं, x y z तक हैं, 3 वेरिएबल्स हैं. अब अपन 3 मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं. पहले मैट्रिक्स A इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 1. ये लाइन 1 में 1 2 1, लाइन 1. एंड लाइन 2 में कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, y इसमें नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 और z का कोफिशिएंट 3. 1 0 3, कोफिशिएंट ऑफ x 1, then 0, then 3. इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, z का कोफिशिएंट 0. z नहीं है तो 0. x का कोफिशिएंट 2, y का -3, z का 0. ये आपका मैट्रिक्स A कंप्लीट. इस मैट्रिक्स में कोई डाउट किसी को बनाने में? कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स अपन ने फॉर्म किया. नाउ मैट्रिक्स X फॉर्म करोगे एक सिंगल कॉलम में x y z वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज कैलकुलेट होनी है. ठीक है. अनदर मैट्रिक्स B बनाओगे, कॉलम के अंदर कांस्टेंट टर्म लिखते हुए, नंबर्स लिखते हुए 7 11 एंड 1. इक्वल टू के बाद होने चाहिए तीनों नंबर्स 7 11 1. ये तो क्या. अब मैं वो ax इक्वल टू b प्री मल्टीप्लाई वो लाइन हटा के डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखेंगे. नाउ द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b. बार बार आपको ये चेक नहीं करना है, दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है कैसे है. आप डायरेक्टली इसको एज ए फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते. फर्स्ट एग्जांपल में अपन ने लिखा कि वो कैसे बना आपको मालूम पड़ जाए. नाउ अब अपन निकालने जा रहे हैं ए इनवर्स. ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग फर्स्ट लाइन. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लाइन 1 का 1 तो बाहर, लाइन 1 कैंसिल, कॉलम 1 कैंसिल, 0 इंटू 0 ब्रैकेट में 0 और इनका प्रोडक्ट करके साइन चेंज करने पर +9. आगे चलो 2 की जगह पर -2, लाइन 1 डिलीट करनी है, कॉलम 2 डिलीट करना है. 1 3 2 0 बच गए नंबर्स. 1 को 0 से इंटू करने पर 0 हो गया और इस 2 को 3 से करके साइन चेंज करने पर -6. एंड एलिमेंट नंबर 3 इज 1, प्लस का प्लस, लाइन 1 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट. 1 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू 0 इज 0. तो इन दोनों का प्रोडक्ट -3, इनका प्रोडक्ट 0. -3 -0. ये सबको क्लियर है. डिटर्मिनेंट ए एक्सपेंशन करना फर्स्ट कॉलम लाइन के अलोंग सबको आता है. ठीक है. नाउ आगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 9 को 1 से इंटू करने पर 9, -6 -2 +12 और -3 इंटू 1 -3. तो ये हो गया 12 + 9 21 -3 18, which is not equal to 0 and therefore A inverse exists. ये यहाँ तक का स्टेप. नाउ डाउट कोई, एनी डाउट किसी को कुछ पूछ ले? क्योंकि अपन ये जो क्वेश्चन करे 6 मार्क्स का है, स्टेप ध्यान से. अब आपकी मिस्टेक यहाँ कहीं हो गई तो आप सोचो आगे का आंसर सही कैसे होगा, है ना. तो अपने ध्यान से कैलकुलेशन, कोई चीज नहीं आती है डिटर्मिनेंट तो आप पूछो. अब मेरे को निकाले हैं 9 कोफैक्टर्स. कैलकुलेशन ध्यान से, 9 कोफैक्टर्स एक एक करके. इसके लिए 9 कोफैक्टर्स. नाउ C11 से शुरू करें C33 तक. C11 इज इक्वल टू, जब आप 9 कोफैक्टर निकालोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तो आपको यहाँ मिलेंगे. देखो ये ब्रैकेट में जो लिखा है 0 + 9 ब्रैकेट ब्रैकेट का 9 हो गया. ये C11 तो ये हो गया आपका. C11 तो 9 हो गया. C12 ये ब्रैकेट में देखो, केवल ब्रैकेट में -6 है. 0 -6 -6, साइन चेंज होने का ध्यान रखना है. 1 और 2 यानी 3 साइन चेंज होगा.
तो ये वैल्यू -6 है, साइन चेंज करके ये +6 हो गया। C12 C13 ये ब्रैकेट की वैल्यू -3 -0 -3 हो गया। ये 3 वैल्यूज। अब बाकी कैलकुलेट करनी है। C21 कैलकुलेट करो, सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम, डिलीटिंग सेकेंड लाइन कॉलम 1, 2 into 0 और ऑड से पहले माइनस बार लगा दो। सेकेंड लाइन कॉलम 1, 2 into 0 0, -3 into 1 -3, साइन चेंज करोगे +3, तो सॉल्व करने पर -3 हो गया। अब C22 कैलकुलेट करो, पॉजिटिव ही रहेगा। C22 2 + 2 4, साइन चेंज नहीं होगा। लाइन 2 डिलीट, कॉलम 2 डिलीट, 1 1 2 0 बचा है। 1 into 0, 2 into 1, 0 -2 is equal to -2। अब C23 कैलकुलेट करो, अब की बार माइनस बाहर पहले, 2 + 3 5 ऑड। लाइन 2 कॉलम 3, 1 2 2 -3 बचा। 1 को -3 से -3, 2 को 2 से साइन चेंज -4। अब C इसको सॉल्व करा तो ये +7 हो गया। नाउ C31 पॉजिटिव रहेगा। लाइन 3 कॉलम 1, 2 into 3 6 -0 is equal to 6। now C32 माइनस भार, लाइन 3 कॉलम 2, 1 1 1 3 बच गया। 1 into 3 is 3, 1 into 1 is 1, 3 - 1 -2। and last C33 third line third column, 1 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, 0 -2 is equal to -2। इस तरह से ये आपके नंबर्स 9 क्लियर। सबको कोई डाउट नहीं। अब आप डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, इनको सीधा ट्रांसपोज करते हुए। क्या लिख दो? डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9 6 -3 कॉलम 1 में, 9 6 -3 कॉलम 1 में, -3 -2 और 7 कॉलम 2 में, -3 -2 7 एंड 6 -2 -2 6 -2 -2 कॉलम 3 में। ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स निकाल दो फॉर्मूला लगाते हुए। ए इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 आई थी आपकी, तो 18 तो बाहर, 1/18, 6 then 6 -2 -2 then -3 7 -2। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए। अब आप क्या इसके आगे लिखोगे? फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x इज इक्वल टू, नाउ बिकॉज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फॉर्मूला लिखेंगे x कॉलम में x y z है, इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/18 इंटू 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 एंड मल्टीप्लाई बाय बी। बी जो आपके पास नंबर्स थे 7 11 एंड 1, 7 11 1। ठीक है। अब आप करो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, मैट्रिसेस को इंटू कर दो पहले। नाउ दैट इंप्लाइज कॉलम में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/18। नाउ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड टू सेकेंड, थर्ड टू थर्ड, तो 9 into 7 63, -3 into 11 -33 एंड 6 into 1 +6। ठीक है। अब लाइन 2, 6 into 7 42, -2 into 11 -22 and -2 into 1 -2 and line 3 column 1, -3 into 7 -21
+7 into 11 plus 77 और -2 into 1 -2। ठीक है, आगे फर्दर x y z कॉलम में इज इक्वल टू 1/18 इंटू, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे 63 में से 33 को माइनस करने पर 30 + 6 36, 42 - 22 20 - 2 18 एंड 77 में से 21 और 23 माइनस करने पर 54। ठीक है, सही है, ये अपने पास हो गया। कैलकुलेशन करने पर चेक कर लो। अब 18 से डिवाइड करते हुए x y z की वैल्यूज, 36 डिवाइडेड बाय 18 x इज इक्वल टू 2, 18 डिवाइडेड बाय 18 y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। ये अपने क्वेश्चन के आंसर्स। ये आपका 3/3। फर्स्ट 2/2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सेकंड 3/3। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये अपने एग्जाम में अगर आता है तो 6 मार्क्स का होगा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये आंसर्स अगर आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपके आंसर सही, आप चेक कर सकते। ये स्टेप्स है। क्लियर? आगे चलें, सबको क्लियर? ठीक है, नाउ अब आप लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। यूज, थर्ड कर दो इसको, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन the following system of equations, following system of equations for consistency or inconsistency। ठीक है, इक्वेशंस आपके पास हैं 4x - 2y इज इक्वल टू 3, 6x - 3y इज इक्वल टू 5। आपको एग्जामिन यानी चेक करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर आप रफ में देखोगे तो 4/6, क्योंकि ये 2/2 है तो रफ में 4/6, यहां से -2 और -3, इनका रेशो -2/-3, ये दोनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट वाला 3/5 है, इक्वल नहीं है। तो अभी अपन चेक करेंगे तो अपना आंसर आएगा नो सॉल्यूशन का। अभी देखते हैं स्टेप। अब पहले आप बनाओ मैट्रिक्स ए फॉर्म करो, मैट्रिक्स एक्स लिखो, मैट्रिक्स बी लिखो। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 and -2 फर्स्ट लाइन में, 6 and -3 सेकेंड लाइन में। ये मैट्रिक्स ए, फर्स्ट लाइन में 4 and -2, सेकेंड लाइन में 6 and -3। अब लिखो मैट्रिक्स एक्स, कॉलम में x and y, मैट्रिक्स बी कॉलम में 3 and 5। ठीक है, अब आप लिखो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये लाइन डायरेक्ट लिखते हैं हमेशा। अब निकालो डिटर्मिनेट की वैल्यू पहले। डिटर्मिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 4 को -3 से इंटू करने पर -12, 6 and -2 मल्टीप्लाई होके -12 एंड साइन चेंज करके +12। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर -12, इनका प्रोडक्ट करके साइन चेंज करने पर +12। आंसर इज 0। अगर डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 एंड दैट इंप्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर यहां तक?
यहां तक क्लियर? अब अपन निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स नहीं निकालेंगे लेकिन एडजॉइंट निकालेंगे, इसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए अपने को। नाउ कोफैक्टर्स निकालें। C11 इज इक्वल टू 4 का अपोजिट नंबर -3, C12 इस -2 का अपोजिट नंबर साइन चेंज -6, C21 इस 6 का अपोजिट नंबर -2 है साइन चेंज +2, एंड C22 -3 का अपोजिट नंबर 4। ठीक है, ये हो गए आपके कोफैक्टर्स। अब इनको डायरेक्ट बना दो एडजॉइंट ऑफ ए। -3 -6 कॉलम 1 में एंड 2 and 4 कॉलम 2 में, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी में 3 5 है, इनका प्रोडक्ट कर दो। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू -3 2 -6 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 2 मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई इनको 3 5 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो इनको। अब इनका प्रोडक्ट करने पर आपको मिलेगा -3 इंटू 3 -9 +2 इंटू 5 10 -6 इंटू 3 -18 एंड +4 इंटू 5 +20। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको मिला 1 20 -18 2 विच इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। सारे 0 होने चाहिए ना, एक 0 हुआ एक नहीं हुआ तो भी नॉट अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की बात करें, क्या रिजल्ट हुआ? इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। और इसका मतलब द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, क्या लिखा था मैंने रूल में आपको 3 पार्ट्स में, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो अपना रिजल्ट हुआ इसके बाद, देयरफॉर द सिस्टम इज inconsistent and has no solution। ये अपना नो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। तो इसी तरह 3/3 का भी मेथड होगा जो आएगा। तो जनरली अपने को एग्जाम में यूनिक सॉल्यूशन ही आता है। ठीक है, नाउ डाउट कोई? क्लियर? कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करनी थी बस। अब ये सॉल्यूशन आगे नहीं होगा, इतना ही कंप्लीट। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, इक्वेशंस है 2x - y + 3z इज इक्वल टू 5, 3x + 2y - z इज इक्वल टू 7 एंड 4x + 5y - 5z इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपको मैंने आपके लिए करने के लिए छोड़ दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, बस। यानी यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप करके रखोगे, कल अपन में कोई डाउट रहेगा तो अपन देखेंगे, किसी को नहीं आएगा। मेथड आपको मालूम है, ए एक्स बी बनाओगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, अगर वो 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, आगे मत करना, बस उतना ही। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, उसको बी से इंटू करोगे। ठीक है, तो ये अपन आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम मेथड है इसलिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if matrix A is equal to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 एंड थर्ड लाइन है 1 1 1, क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस solve the system of linear equations x plus 2y plus z is equal to 4 minus x plus y plus z is equal to 0. यहां पे लिख लो उसको सेकेंड, minus x plus y plus z equal to 0, and third is x minus 3y plus z is equal to 2. ठीक है, अब सबसे पहले आपको इक्वेशंस का कुछ नहीं करना है क्योंकि इक्वेशन का पार्ट बाद में है, हेंस बाद में देखेंगे, आपको इस पे ध्यान देना है बस। ये मैट्रिक्स सामने दिख रहा है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है आपको। स्टार्ट करो, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू से इसका इनवर्स निकालने तक के स्टेप्स कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू निकालो। इक्वेशंस को हम बाद में चेक करेंगे क्या करना है, डिटर्मिनेट ए निकाल लो। डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 1, फिर इस 1 को इस 1 से किया 1, इन दोनों प्रोडक्ट किया -3, साइन चेंज +3, नेक्स्ट नंबर -1 का साइन चेंज +1, लाइन 1 कॉलम 1 ये डिलीट, 2 को 1 से 2 और 1 एंड -3 इनटू करने के बाद साइन चेंज +3, थर्ड एलिमेंट इज 1, लाइन 1 कॉलम 3, 2 को 1 से 2 और 1 को 1 से -1। नाउ सॉल्व करने पर डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 में से बन गया 1, दैट इज 10, which is not equal to 0 and therefore A inverse exists. अब 9 को फैक्टर्स लिखोगे, फर्स्ट तो यही होगा 1 + 3 4, सेकंड ये होगा साइन चेंज करके और थर्ड ये होगा एज इट इज। तो C11 तो हो गया 1 + 3 4, C12 हो गया 2 और 3 साइन चेंज -5, C13 2 - 1 is 1। अब लिखो C21, C21 कैलकुलेशन करनी है ध्यान से, 21 माइनस बार, ये लाइन 2 को डिलीट किया, कॉलम 1 डिलीट किया, -1 को 1 से -1 और इस 1 को इस 1 से साइन चेंज -1 अगेन, कितना हो गया -2, ये हो गया -2 C22, सेकेंड लाइन सेकेंड कॉलम, सेकेंड लाइन सेकेंड कॉलम 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 - 1 is equal to 0, C23 लाइन 2 कॉलम 3, साइन बाहर माइनस का, माइनस बाहर, सेकेंड लाइन थर्ड कॉलम, सेकेंड लाइन थर्ड कॉलम, रिमेनिंग 1 - 1 1 1, ये 1 इस 1 से हुआ 1, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन चेंज +1, तो ये हो गया -2। अब C31 थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम, लाइन 3 कॉलम 1, इन दोनों का प्रोडक्ट +3 और इसको इससे इंटू करा -1, ये हो गया 2, एंड देन C22 साइन चेंज करते हुए C22 सॉरी C32 माइनस बार, C32 माइनस बार लिख के
लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 2, 1 को -3 से किया -3 और 2 into 1 साइन चेंज -2, ये हो गया +5। एंड लास्ट C33 लाइन 3 कॉलम 3, 1 into 1 is 1, इनका प्रोडक्ट -2 साइन चेंज +2, आंसर इज 3। ये अपनी वैल्यूज कैलकुलेट। देखो ध्यान से करना, अगर कोई गलत हुआ तो उसका कोई वो नहीं है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा लास्ट में जाके। अब आप लिखो एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली ट्रांसपोज करते हुए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कॉलम फर्स्ट है 4 -5 एंड 1, फर्स्ट कॉलम में 4 -5 एंड 1, ये कॉलम 1। कॉलम 2 में ये 2 देन 0 एंड -2, 2 0 -2 कॉलम 2 में। कॉलम 3 2 5 3, 2 5 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब लिखो इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 10, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A upon determinant of A, that is 1/10 into 4 2 2 -5 0 5 and 1 and -2 and 3। ये हो गया अपना इनवर्स का स्टेप कंप्लीट। अभी आपको इक्वेशंस का कुछ नहीं देखना था, पहले इनवर्स निकालना था। अब इसको यूज अपन आगे करेंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले यहां तक क्लियर सबको, इनवर्स निकालना फॉर्मूले से एडजॉइंट से। अब आप लिखो इक्वेशंस क्या दे रखी है क्वेश्चन में, वो लिखो वापस। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है वो वापस लिख लो एक बार, जो गिवन इक्वेशंस है वो लिख लो क्वेश्चन में। x + 2y + z इज इक्वल टू 4, -x + y + z इज इक्वल टू 0 एंड x - 3y + z इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चंस है। अब आपको वही 3 मैट्रिसेस फॉर्म करने हैं, लेकिन पहला मैट्रिक्स जो है वो ए नाम से डिनोट नहीं होगा। ए तो क्वेश्चन में ऑलरेडी सिंबल यूज हुआ, बी अपने को मालूम है कौन सा है। अब आप यहाँ पे 3 मैट्रिसेस फॉर्म करोगे, नाम चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो। सपोज मैंने लिख दिया सी, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1 2 1, लाइन 1 में -1 +1 +1 -1 1 1, लाइन 2 में 1 -3 1, लाइन 3 में 1 -3 1, ये मैट्रिक्स सी बना दो। ठीक है, अब बनाओ वही मैट्रिक्स एक्स, कॉलम में x y z, और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी सिंगल कॉलम में जैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स बी 4 0 2, ये आपका 3 मैट्रिसेस हो गए। अपन ने 3 मैट्रिसेस बनाने जैसे बनाते हैं, बस आपके नाम चेंज कर दो, क्योंकि ए आप ऑलरेडी बना चुके हो, ए नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ सी एक्स और बी कर दो, एक मैट्रिक्स को सी से डिनोट कर दो। अब आप फॉर्मूला लिखो अपना, पहले x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी। फॉर्मूला लिखो x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी। नाउ द सॉल्यूशन इज x is equal to C inverse B. The solution is x equal to C inverse B. ठीक है, अब आप रिलेशन ढूंढो C में और गिवन मैट्रिक्स A में क्या रिलेशन है। C मैट्रिक्स में जो आपने फॉर्म किया है ये, और A को देखो क्वेश्चन में जो गिवन है, और ढूंढो दोनों में क्या रिलेशन है। हो सकता है दोनों डायरेक्टली इक्वल हो एक दूसरे के, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे, तो आप चेक करो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। ट्रांसपोज है दोनों एक दूसरे के, ओके, यानी आपको रिजल्ट मिला C इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे ये लाइन कि आपने चेक करा तो क्या रिजल्ट मिला आपको
कि C जो है वो A का ट्रांसपोज है। अब यहां लिखो दैट इंप्लाइज X इज इक्वल टू C की जगह A ट्रांसपोज ब्रैकेट में -1 यानी इनवर्स ऊपर B का B, रीजन बिकॉज C इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। क्लियर? ये लाइन, जो लाइन नहीं समझ में आया वो आप पूछ लेना। ये क्लियर? क्या किया मैंने, चेक किया तो C मैट्रिक्स A ट्रांसपोज के इक्वल है, तो C की वैल्यू मैंने यहाँ A ट्रांसपोज लिख दी यहाँ पर। नाउ दैट इंप्लाइज X इज इक्वल टू, अब यहाँ मतलब है कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स कैलकुलेट करो। तो आपको मालूम है हमने डिटर्मिनेट की वैल्यू जब निकाली थी तो हमने पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेट को आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकालो, या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला लगाया, प्रॉपर्टी लगाई, बिकॉज ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, क्लियर है? किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकालो, या इनवर्स पहले निकाल लो बाद में ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। ये दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये क्लियर यहाँ पे? एनी डाउट? नाउ अब आप वैल्यूज लिखो यहाँ पर। x की जगह मैट्रिक्स लिखो, x y z इज इक्वल टू, अब यहाँ a इनवर्स लिखो जो आपने निकाला था अभी, a इनवर्स जो आपने कैलकुलेट किया था 1/10। ए इनवर्स लिख दो यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया था अभी, 1/10 422 -505 1 - 2 3, और ऊपर ये ट्रांसपोज का साइन लिखो जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने ए इनवर्स जो निकाला था वो लिख दिया, उसका ट्रांसपोज करना है वो लिखेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में, और मल्टीप्लाई बाय बी लिख दो 402, ये स्टेप। क्लियर? जो स्टेप आपको नहीं आए वो पूछ लेना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए इनवर्स जो निकाला वो लिख दिया, ट्रांसपोज अभी करना है और बी वहां लिख दिया। ठीक है, एनी डाउट? अब आप इसको ट्रांसपोज करोगे इसके बाद, है ना? अपूर्वा क्या हुआ? अपूर्वा कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक है। नाउ अब इसके बाद में अपन इसको यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करना है अपने को। ये x y z तो सेम, 1/10 का 1/10, और यहां मैंने इसको ट्रांसपोज किया 1 2 2 नंबर, इनको कॉलम 1 में, these 3 नंबर्स इनको कॉलम 2 में, -505 और 1 - 2 3 कॉलम 3 में, और मल्टीप्लाई बाय 402 एज इट इज, इस तरह से। ठीक है, ये स्टेप क्लियर? जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हो आप पूछ सकते हो। ये क्लियर? अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को करो मल्टीप्लाई। यस, एनी डाउट? सर C = A ट्रांसपोज कैसे हुआ? C इज इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स C जो आपने बनाया वो आप देखो सामने क्या क्या नंबर है उसमें चेक करो। C मैट्रिक्स जो आपने बनाया, फॉर्म किया, वो मैट्रिक्स आप चेक करोगे तो मैट्रिक्स C में आपको नंबर्स मिलेंगे 1 2 1 -1 1 1 एंड 1 - 3 1। यही बनाया था अपना मैट्रिक्स C। यस सर। और जो मैट्रिक्स A क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो, उसको चेक करना। क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 - 1 1 2 1 - 3 एंड 1 1 1। ये आपके क्वेश्चन के मैट्रिक्स है। आपने जो बनाया C वो ये था, A ये गिवन। चेक करना, 1 2 1 इसमें हॉरिजॉन्टल है, 1 2 1 इसमें वर्टिकल है, -1 1 1 हॉरिजॉन्टल, -1 1 1 वर्टिकल, 1 - 3 1 हॉरिजॉन्टल, 1 - 3 1 वर्टिकल। क्या नजर आया? ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज है, तो इसीलिए मैंने यूज किया C इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो दोनों का।
नाउ फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 1/10 मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4 से 16, -5 को 0 से 0 और 1 into 2 is 2. अब लाइन 2 में 2 को 4 से 8, 0 into 0 is 0 and -2 into 2 -4. Then 2 into 4 8, 5 into 0 is 5, sorry 0 and 3 into 2 is 6. ये हो गया. अब कैलकुलेशन करो आगे फर्दर इसकी. नाउ एक्स वाई जेड is equal to 1/10, 16 plus 2 18, 8 minus 4 4, 8 plus 6 14. ये हो गया. अब आंसर लिखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज. x is equal to 18/10, y is equal to 4/10 and z is equal to 14/10. ठीक है. ये आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म कर दो उसकी. कट कर लो. 2 से कट करने पर 9/5, 2 से कट करने पर 2/5 और 2 से कट करने पर 7/5. ये इसके आंसर्स. चेक करोगे सॉल्यूशन मैच हो जाएंगे. ये स्टेप्स हेंस मतलब जो आपने रिजल्ट निकाला उसको यूज करते हुए. एनी डाउट? क्लियर क्वेश्चन? पहले ए इनवर्स निकालना था जैसा क्वेश्चन था. उसके बाद आप जब मैट्रिक्स बनाओगे तो उसको सी से डिनोट करोगे और दोनों में रिलेशन देख लोगे. कई बार दोनों डायरेक्टली इक्वल मिलेंगे आपको, कई बार दोनों में ट्रांसपोज का रिजल्ट मिलेगा. ये इसकी एप्लीकेशन टाइप का एक क्वेश्चन हो गया. क्लियर? ना अब आगे लिखते हैं एक क्वेश्चन इस तरह से. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Determine the product. Determine the product. दो मैट्रिसेस यहां इनको मल्टीप्लाई करना है. -4, 4 and 4. -7, 1, 3. 5 -3 -1. ये दो मैट्रिसेस हैं. और इसके बाद ये एक और मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट करना है. 1 -1 1, 1 -2 -2 एंड 2 1 3. इन दोनों मैट्रिसेस का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है एंड यूज इट जो इनका आंसर आएगा उसको यूज करेंगे टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. To solve the system of equations, x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y minus 2z is equal to 9, 2x plus y plus 3z is equal to 1. ये अपना क्वेश्चन है. ठीक है. पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस पे जाएंगे. अभी कोई इक्वेशंस का a x b कुछ नहीं लिखना है. सिंपली पहले अपन केवल प्रोडक्ट पे जाएंगे. आप क्या करो, इस मैट्रिक्स को कोई सिंबल से डिनोट करो. पहले इक्वेशन को मत देखो क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, इक्वेशन पे जाना ही नहीं. सपोज ये p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं. ठीक है. लेट p इज इक्वल टू लेट q इज इक्वल टू. इसको मैंने p से डिनोट कर दिया, मान लिया ये p है, और इसको मैंने q से डिनोट कर दिया. ये स्टेप लेट करने के बाद अब अपन इनका प्रोडक्ट करने जा रहे हैं. तो p और q का मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को ना. इनको कोई भी नाम दे दिया p और q, और pq निकालते हैं. pq इज इक्वल टू ये लाइन 1 कॉलम 1 से -4 into 1 -4, 4 into 1 4 एंड 4 into 2 8. अब लाइन 1 को कॉलम 2 से -4 को -1 से +4, 4 into -2 -8, 4 into 1 4. अब लाइन 1 को कॉलम 3 से -4 into 1 -4,
4 इंटू -2 -8, 4 इंटू 3 12। अब लाइन 2 पे आ जाओ, -7 1 3, -7 इंटू 1 -7, 1 को 1 से 1, 3 इंटू 2 6। अब लाइन 2 को कॉलम 2 से -7 -1 +7, 1 and -2 -2, 3 and 1 3। लाइन 2 कॉलम 3, -7 इंटू 1 -7, 1 को -2 से -2, 3 and 3 9। अब लाइन 3, 5 इंटू 1 5, -3 इंटू 1 -3, -1 इंटू 2 -2। अब वापस लाइन 3 कॉलम 2, 5 और -1 -5, -3 -2 +6, -1 इंटू 1 -1। एंड लास्ट 5 को 1 से 5, -3 -2 +6, -1 इंटू 3 -3। ये इसका प्रोडक्ट सॉल्व करने पर PQ इज इक्वल टू -4 + 4 8, ये 8 हो गया। 4 4 8 -8 0, वो भी 0, 12 - 12 0, ये भी 0, 7 -7, 7 और 3 10, 10 - 2 8, वो 0 हो गया। -9 + 9, 5 और 5 0, 6 and 6 0, और ये 8 हो गया। तो ये आंसर आपको मिला 8i के इक्वल। इस तरह से इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 8i, 8 0 0 0 8 0 एंड सो ऑन। क्लियर प्रोडक्ट तक? PQ इज इक्वल टू 8i। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? सब क्लियर? ठीक है। नाउ आगे PQ इज इक्वल टू 8i आपको मिला। अब आप मैट्रिक्स जो इक्वेशन थी ना वो लिखो। पहले इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो लिख दो पहले। तो ये रिजल्ट हुआ, ये कंप्लीट। अब इक्वेशंस लिख लो आप क्या है। नाउ मैट्रिक्स ए इज गिवन, इक्वेशंस थी आपके पास, x - y + z इज इक्वल टू 4, x - 2y - 2z इज इक्वल टू 9, and the third 2x + y + 3z is equal to 1। ठीक है। अब बनाओ मैट्रिक्स इक्वेशंस A, X और B। ये फॉर्म करो, मैट्रिक्स A फॉर्म करो, मैट्रिक्स X फॉर्म करो, मैट्रिक्स B फॉर्म करो। तीनों मैट्रिक्स बनाओ, A X B। ये रिजल्ट आ गया। अब A X और B कैलकुलेट करो। मैट्रिक्स A लेट करा, 1 -1 1, यहां से 1, यहां से -2, यहां से -2, एंड थर्ड लाइन में 2, यहां से +1 +3। ठीक है। मैट्रिक्स X बनाया, X Y Z। मैट्रिक्स B फॉर्म किया अपन ने, यहां से 4, यहां से 9, यहां से 1, 4 9 1। ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्मूला लिखा, द गिवन सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू A इनवर्स B। लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स A या तो मैट्रिक्स P के इक्वल होगा, या ये मैट्रिक्स A Q के इक्वल होगा, या ये मैट्रिक्स A P का ट्रांसपोज होगा, या ये मैट्रिक्स A Q का ट्रांसपोज होगा। कोई ना कोई मैट्रिक्स A में और P और Q में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन